कि पलायन को लेकर मेरी अलग थोड़ा धारणा है। आमतौर पर लोग ये कह देते हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ गाँव जाते नहीं हैं और पलायन पे भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मेरा नज़रिया दूसरा है। मेरा ये मानना है कि पलायन ज़रूरी है। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ या व्योमेश जी बैठे हैं या और जैसे डोभाल जी बैठे हैं या और भी लोग, चाहे सीडीएस बैठे हैं, चौहान जी, या ये सब पलायन की वजह से हुए। यदि पलायन न होता तो हम लोग वहीं कुएं के मेंढक हो जाते। बेदार की डाली छेलु बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र बघेल। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार व्योमेश जुबरान जी, जो कि दिल्ली में जाना पहचाना नाम है। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान समेत कई अखबारों में वे रहे। इसके अलावा उत्तराखंड आंदोलन में भी वे बहुत सक्रिय रहे। उनकी एक किताब आई है पहाड़ की हार, इसी पर हम बात करेंगे, इसके अलावा उत्तराखंड के मुद्दों पर भी। तो सबसे पहले व्योमेश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में हिमालय लोग में, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जो पुस्तक आई है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को, देश दुनिया में हिमालय लोग को जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप बताइए इसमें क्या है, किताब के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हरीश जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है, आपका जो चैनल हिमालय लोग है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें आप उत्तराखंड के विमर्श को भरपूर जगह दे रहे हैं। ये जो आपने आज मेरी पुस्तक पहाड़ के हाड़ के बारे में और उससे संदर्भित विषयों पर जो चर्चा आमंत्रित की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। पहाड़ के हाड़ जो पुस्तक है, ये जो उत्तराखंड आंदोलन से लेकर और अब तक लगभग 2 दशक, 2-2.5 दशक का एक मोटा मोटी, जिसको आप कह सकते हैं, एक चिट्ठा है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, पर्यावरण, ये एक जो सारा विमर्श है, इसके बारे में मेरा जो अपना मतलब पहाड़ को लेकर के जो एक चिंतन रहा है और जो समय समय पर मैंने आर्टिकल्स और जो लेख लिखे हैं इस विषय में, और आप तो जानते ही हैं, ज्यादातर इनमें से नवभारत टाइम्स में छपे हैं, उनका एक संकलन है ये। तो और मैंने कोशिश की है कि वो एक पूरा मतलब इन सारे विषयों पर, क्योंकि ये विषय धीरे धीरे मतलब आंदोलन हमारे लोगों के मन मस्तिष्क से और नई पीढ़ी के जो सोच से, ये स्वाभाविक रूप से भाई चीजें पुरानी पड़ जाती हैं तो चीजें मिट जाती हैं, मिटने लगती हैं। तो कोशिश की है कि उस आंदोलन का जिक्र हो, उसके बाद राज्य का जो निर्माण होता है, राज्य के निर्माण की किस तरह से परिस्थितियां हैं और निर्माण के बाद हम किस तरह के राज्य की कल्पना कर रहे हैं, ये सारा विमर्श आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। खासकर पर्यावरण के सवाल हैं, पर्यटन के सवाल हैं, राजनीति तो खैर है ही है। तो ये सारे विषय इस पुस्तक में आपको, यदि आपके पास वो पुस्तक है तो एक बार जरा उसे दिखा भी दीजिए, हमारे दर्शक देख लेंगे। पढ़ी है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। हाँ, उसे जरा एक बार दिखा दीजिए। ये वो पुस्तक है। हाँ, ये वो पुस्तक है और ये करीब करीब 341 पृष्ठों की ये पुस्तक है जी। और इस पुस्तक की जो भूमिका है वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और कथाकार, जो नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे, श्री संजय खाती ने लिखी है। और बाकी तो सुधी पाठक तय करेंगे कि भाई इसमें किस तरह का कंटेंट है, उसको किस तरह का
वो इसको लेते हैं। लेकिन अब तक का जो मेरा अपना जो एक मोटा मोटी लोगों से जो बातचीत इस विषय में होती है, तो उनको ये पुस्तक इस बहाने भी पसंद आई कि तब के लिखे हुए जो लेख हैं इसमें, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में आंदोलन के दौर की जो चिंताएं हैं, अगर उनको आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो बहुत कुछ उस समय लगाया गया जो पूर्वानुमान था, वो आज कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि लोगों का अपना मानना है कि वो उनको सच होता हुआ दिखता है, तो किसी पुस्तक की सफलता के लिए इतनी गारंटी बहुत है। जी, जी। अच्छा, उस जमाने में जो मुख्य चिंताएं थी उसमें अभी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो पलायन। तो आप पलायन में क्या हो रहा है इस, अब तो 25 साल भी होने वाले हैं इस राज्य को, 25 साल में तो युवक हो जाता है वो। भारत में यदि मनुष्य की बात करें, दुनिया में भी, तो 18 साल से वोट देने लायक हो जाता है और 25 साल में तो गृहस्थ आश्रम में भी चले जाता है सनातन धर्म के हिसाब से। एक राज्य, परिपक्व राज्य बन चुका है वो। तो इस दौरान आप क्या देखते हैं? मेन एक पलायन पे आप बात कीजिए, बाकी तो बहुत मुद्दे, सिर्फ हम पलायन की बात करेंगे। आप क्या देखते हैं? देखिए, पलायन का जो विषय है ये मतलब पहाड़ के साथ में बिल्कुल पलायन जो है एक रोटी के रिश्ते की तरह रहा है। मैं पलायन को इस रूप में भी देखता हूँ कि भाई आपको रोजी रोटी के लिए अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही होता है, और एक समय पर ये राज्य बनने से पहले या उससे का जो पूरा दौर रहा है उसमें लोग निकले हैं बाहर और लोगों ने तरक्की भी की है। एक तो पलायन का ये पक्ष होता है, और उन लोगों की, उन्होंने अपने संघर्ष से जो भी पाया, जिस भी मुकाम पे पहुंचे, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन जो है उसने उनको वो उसने तरक्की और तरक्की की। तो एक तो पलायन का ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये होता है कि जब हम पलायन की बात करते हैं, तो जब राज्य निर्माण की बात थी, जो आंदोलन था, उसके पीछे पलायन भी एक बहुत बड़ा मतलब एक कारण उसका कहा जाता था कि नहीं भाई, यहाँ से बहुत तेजी से जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, जनसंख्या का जो घनत्व है वो गड़बड़ा रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वे जो है इस तरह की नहीं है कि यहाँ पे लोगों को स्थायी रोजगार दे सके, और जब रोजगार नहीं है तो आदमी पलायन के लिए जाएगा। लेकिन मैं पलायन के बारे में जरा एक चीज और बता दूं कि पलायन को लेकर मेरी अलग थोड़ा धारणा है। आमतौर पर लोग ये कह देते हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, वहां गांव जाते नहीं हैं और पलायन पे भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। मेरा ये मानना है कि पलायन जरूरी है। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ, या व्योमेश जी बैठे हैं, या और जैसे डोभाल जी बैठे हैं, या और भी लोग, चाहे CDS बैठे हैं, चौहान जी, या ये सब पलायन की वजह से हुए। यदि पलायन न होता तो हम लोग वहीं कुएं के मेंढक हो जाते। लेकिन मेरा मानना है कि जिनका समृद्धि हो गई, जिनके पास पैसा आ गया, उनको अपने गांव से भी जुड़ना चाहिए, इतना भर है। लेकिन मेरा मानना चाहिए है कि खूब पलायन भी होना चाहिए ताकि वो कुएं के मेंढक न रहे। लेकिन एक और बात है कि पलायन तब रुकेगा, मैं साफ कह रहा हूँ, पलायन तब रुकेगा यदि मुझे यही फैसिलिटी, यदि मैं अपना इंटरनेट चला के या यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूँ, क्या मेरे गांव में मुझे इतनी इंटरनेट मिलेगा, बिजली मिलेगी, और क्या इस एज में मुझे जैसे, या मेरे जो समकक्ष लोग हैं उनको मेडिकल सुविधा मिलेगी, या बच्चों को जो आज अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना है, जाहिर है जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी, जो रोजगार देती है, क्या वहाँ अच्छे स्कूल हैं? तो इन्हीं चीज की सुविधाएं जिस दिन सरकार दे देगी, उस दिन मैं भी अपने गांव चले जाऊंगा। मेरा सीधी सी बात है, इसलिए मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं जानकारी चाहता हूँ। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ कि बाहर लौटो, मेरा ये नारा ही नहीं है। मेरा तो यह है कि खूब पलायन करो, लेकिन इतने अच्छे बनो कि हम अपने गांव के बारे में सोचें। मैं यदि गांव नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के पहाड़ और हिमालय की संस्कृति को दे रहा हूँ, तो ये भी मेरा योगदान है। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? तो अब ये जैसे अभी आप गाँव भी गए, तो पलायन के लिए लोग कैसे लौट रहे हैं, या कुछ एक दिन आप बता रहे थे, वो क्या मामला? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पलायन जो है, बात सही है भाई, पलायन के ये तो एक मतलब आज मैंने कहा नहीं कि रोटी से रिश्ता जुड़ा हुआ है पलायन का। लेकिन अब इधर 2-4 साल 5 साल में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है
उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण मान लिया जाए कि आदमी ये सोच रहा है कि यार हम मतलब ये दिल्ली की या और महानगरों के जीवन में भी एक उकताहट तो है ही है, चाहे वो मौसम के रूप में ले लीजिए आप और दूसरी चीजों को रूप में ले लीजिए। तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं अपने गांव में जाकर के कम से कम वहां पे एक अपने लिए छोटा सा बंदोबस्त करके रखूं। और इधर जो है मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि मैं तो पहाड़ों में बहुत रहता हूँ, आता जाता भी रहता हूँ और लोगों से बातचीत भी होती रहती है। तो अपने जो पितृ जो लोग देवता है उनकी पूजा के लिए लोग तो हमेशा से आते जाते रहे हैं। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आई है, जो नए बच्चे आए हैं, उनको लोगों में एक खास तरह का एक मतलब उनको उत्साह है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने गांव दिखाना चाहता हूं। अब इस बहाने जब उनके अंदर ये फीलिंग आती है तो वो अपनी जमीन के बारे में भी सोच रहे हैं, अपना जो मकान है वो टूटा हुआ है उसको भी सोच रहे हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा रहने लायक बनाते हैं। तो ये परिवर्तन तो इधर 4-5 साल में मैं देख रहा हूँ कि लोग वापस अपने गांव की सुध लेने लगे हैं, अपने गांव की, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कूड़ी बाड़ी जो उसको संभालने की और लोग मतलब प्रेरित हैं। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, और उसमें एक बड़ा माध्यम जो हमारे लोक देवताएं हैं उनकी पूजा ने जो है इसका एक मतलब एक वो माध्यम भी बनता है कि लोग इस बहाने जाते हैं। अभी मैं कम से कम 2-3 गांव में गया, ऐसी जगह जहां के इस तरह के धार्मिक आयोजन थे। तो वहां गांव में मतलब बच्चों का और जो बाहर से आए हुए लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और बड़ा सुकून सा मिला, अच्छा लगा। ठीक है, वो फिर वापिस अपने काम पे चले जाएंगे, लेकिन वो तो गांव में आए हैं, गांव की जो वो खेत खलियान ये वो उसको जो आत्मसात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं बूढ़े हैं जो भी है, तो अच्छा लगता है। तो ये हो रहा है, ये ट्रेंड जो है मुझे लगता है कि अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में कि हम अपने जो हमारे इष्ट देवता थे, ग्राम देवता थे, कुल देवता थे, उनको भूलते जा रहे हैं और बाकी देवताओं को पूज रहे हैं। मेरा ही नहीं मानना, हिंदू धर्म में तो कई देवता एक है, उसके कई स्वरूप है, पूजे जाने चाहिए। लेकिन अपने जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, जिनके सामने रोते थे और देवता भी प्रकट होते थे, तो ये उन देवताओं से यदि हम जुड़े तो बड़ी बात है। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जोड़ लेता हूँ, जैसा कि आज जो है मतलब पहाड़ के गांव की एक औसत गांव की तस्वीर थोड़ा सा बदली है। बदली मैं ये सेंस में कह रहा हूँ कि ज्यादातर गांव जो है वो सड़क से जुड़ गए हैं लगभग, और जो नहीं भी जुड़े हैं तो उनके इर्द गिर्द कहीं न कहीं सड़क है, 1-2 किलोमीटर कोई ऐसे रोड मोटर वो दायरे में आ गए हैं। तो इसलिए गांव तक पहुंच आसान हो गई है, वहां पे थोड़ा बहुत बिजली पानी की सुविधाएं भी बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग गांव से धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा अपना मतलब एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जो कि बीच के सालों में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक विरक्ति का सा जो भाव था वो अब आसक्ति में बदल जा रहा। ये अच्छी बात है कि नई पीढ़ी इसमें आ रही है, लेकिन वही है ना, मैंने जैसे इंटरनेट की बात की, और मैं दिल्ली में और आप यहीं पे एनसीआर में ही है बगल में, तो तभी देखिए इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा। मुझे देख रहा हूँ कई बार आपका या मेरे उसमें ये भारत की इंटरनेट की बात है, देश की राजधानी एनसीआर की बात, तो गांव में इंटरनेट कैसे होगा? उत्तराखंड की तो बात ही भूल जाइए, फिर कैसे गांव में पहाड़ जाए? या फिर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, जो गांव के नजदीक शहर हैं उनमें ये फैसिलिटीज हैं, और इवन ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लिया जाए मैं पौड़ी का रहने वाला, पौड़ी के आसपास के गांव में इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब सुविधाएं तो हर जगह है, मैं ये कह रहा हूँ इतना अच्छा। अब ये दिल्ली में इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा, कई बार हमारी नेटवर्क की समस्या हो सकती है, बिल्कुल वहाँ भी है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा अच्छा, ये एक और बात है कि जैसे पलायन पे संस्कृति से जुड़ना, मुझे लगता है कि इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है कि जुड़े हम लोग, गांव जाए न जाए वो अलग बात है। चाहे यदि अमेरिका में बैठा भी व्यक्ति यदि अपने गांव की बात कर रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव को लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर लोग अभी इसी वीडियो पे बहुत से लोग लिखेंगे कि दिल्ली में बैठ के ये पलायन पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कहा मैं पलायन बात नहीं कर रहा कि पलायन मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो कर रहा हूँ पलायन करो, लेकिन पलायन करने के बाद दीदी आप समृद्ध हो जाते हैं, आपके पास पैसा भी आ जाता है। ये मतलब इतना बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि
थोड़ा बहुत मतलब व्यक्ति की मानसिकता तो बदल रही है, और सरकार भी थोड़ा अपनी ओर से जो है ना, थोड़ा सा इसमें एक बूस्टर का काम करे तो बहुत सारी चीजें मतलब बदल सकती। हाँ, लेकिन जी। बड़ी बात है कि नई पीढ़ी की तरफ में एक रुझान है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े, हाँ अपनी बिल्कुल। संस्कृति से जुड़े। मैं खुद देखता हूँ कि इस बिल्कुल। चैनल में भी यदि मैं कोई पहाड़ की या प्राचीन बातें लिखता हूँ, तो बहुत उसको अच्छे तरीके से लोग उसको समझना चाहते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी। तो ये पॉजिटिव लगता है मुझे। तो चलो, इसी बहाने हमने अपनी किताब पे चर्चा की, और ये थोड़ा सा पलायन के भी, लेकिन पलायन का मैंने बता दिया, हमारा और नजरिया दूसरा ही है। और जल्दी मिलेंगे नई बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्योमेश जी। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,